आज का हमारा जो अध्ययन का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों पर, उसकी विशेषताओं पर और उसके सामाजिक जीवन पर हमने विस्तृत अध्ययन किया था। और आज हम हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके आर्थिक जीवन के तहत हम कृषि, पशुपालन, उसका व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का था, साथ में ही उद्योग धंधे किस प्रकार के प्रचलित थे, इस पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कृषि की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। और ये जो सिंधु प्रदेश है, यद्यपि आज यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय यह जो प्रदेश था यह उपजाऊ था और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी। और वर्षा के कारण यह जो प्रदेश था बहुत ही उपजाऊ था। इसके साथ में ही सिंधु नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी और बाढ़ के कारण जो जलोढ़ मिट्टी आती थी उसके कारण यह जो प्रदेश था यह उपजाऊ था। और इस जो जलोढ़ मिट्टी में यहाँ के निवासी अपने बीज बो दिया करते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले उस फसल को काट लिया करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्षा की पर्याप्त था और सिंधु नदी की बाढ़ ने इस प्रदेश को काफी उपजाऊ बनाया हुआ था। अब हम बात करते हैं कि ये जो नगर था इसमें सिंचाई की जो सुविधा से युक्त था, साथ में ही जलवायु की अनुकूलता, भूमि यहाँ की उर्वरक थी। इसके कारण भी यहाँ पर अनेक प्रकार की जो फसलें थी वो बोई जाती थी। जो मुख्य जो फसल थी वो गेहूं की थी और गेहूं की दो किस्में उगाई जाती थी। एक तो क्लब गेहूं था, एक छोटे आकार का गेहूं था। साथ में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें जौ के भी दो प्रजातियों मिली हैं। गेहूं और जौ के अलावा यहाँ से खजूर, सरसों, तिल, मटर और राई के भी दाने हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोथल और रंगपुर से हमें चावल की पैदावार की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ कपास की खेती भी की जाती थी और जो कपास था वो वस्त्र निर्माण में महत्वपूर्ण उसका योगदान था और इसीलिए सिंधु प्रदेश में यह जो उद्योग था यह मुख्य रूप से प्रचलित था। ये जो विश्व है उसके इतिहास में जो सबसे पहले जिन्होंने कपास पैदा किया वो सिंधु प्रदेश के ही लोग थे और इसीलिए यूनानियों ने सिंधु प्रदेश के लोगों को सिंडन कहा है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रदेश था यह बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था और इसका कारण था एक तो यहाँ जो मानसून है वो समय पर आता था और दूसरा सिंधु नदी की बाढ़। क्योंकि हमें सिंधु जो प्रदेश थे उसके नगरों की रक्षा के लिए जो पकी हुई ईंटों की जो दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इससे पता चलता है कि ये जो बाढ़ है ये प्रतिवर्ष आया करती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की बहती ही जलोढ़ मिट्टी यहाँ के मैदानों में छोड़ जाती थी। साथ में ही हमें कृषि करने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का ये लोग प्रयोग करते थे इसके विषय में बहुत ज्यादा हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हमें कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो खेत हैं इनको हल की सहायता से जोता जाता था और ये जो हल है वो लकड़ी के रहे होंगे। क्योंकि हमें सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वहां हमें मिट्टी से बने हुए खिलौना मिला है और वो जो खिलौना है वो हल का है। इसके अलावा कृषि के अलावा पशुपालन भी यहाँ का मुख्य व्यवसाय था और जो पशुपालनों में गाय, बैल, भैंस, भेड़ आदि, बकरी, सूअर आदि को पाला जाता था। इसके अलावा हाथी और ऊंट की हड्डियां भी हमें
प्राप्त हुई हैं। कुत्ते, बिल्ली, ये जानवर भी पाले जाते थे। अब हमें इस बात के पर्याप्त हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हैं कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो घोड़े से परिचित थे, क्योंकि हमें लोथल से घोड़े की 3 मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। लोथल से ही हमें एक बड़ा जबड़ा मिला है जो बिल्कुल घोड़े के जबड़े के जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा हमको सुरकोतड़ा से भी घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और रंगपुर से भी घोड़े की मूर्ति या हमें मुंड मूर्ति मिली है। इसके अलावा राणा गुंडई से भी घोड़े के अस्तित्व के प्रमाण हमको मिलते हैं। तो इन सारे साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी घोड़े से परिचित थे। अब बात करते हैं हम उद्योग और धंधों की कि कौन कौन से उद्योग धंधे सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो जो हड़प्पा जो सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है और हम यहाँ के निवासी तांबे और टिन को मिलाकर कांसा निर्माण की कला से परिचित थे। और सिंधु सभ्यता से हमें तांबा और जो कांसे हैं उनके दोनों के ही धातुओं के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये जो दोनों ही धातुएं थी वो सिंधु प्रदेश में पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं थी, इनको बाहर से मंगाया जाता था। तांबा और कांसे की ढली हुई वस्तुएं और कांसे की मूर्तियां यहाँ की जो शिल्प कुशलता का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं और इस तरह की हमें मूर्तियां पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्वर्ण आभूषण और चांदी के जो आभूषण हैं या बर्तन हैं वो भी पर्याप्त संख्या में हमें खुदाई से मिले हैं, तो इनका भी निर्माण की कला से परिचित थे। मिट्टी के बर्तन की कला में ये प्रवीण थे और ऐसे हमें बहुत सारे भांड प्राप्त हुए हैं जो कि उनकी मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला में जो प्रवीणता के परिचायक हैं। मनकों का निर्माण करना भी यहाँ एक विकसित उद्योग था और चंदूधड़ों और लोथल से हमको मनका बनाने वाले कारखाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन मनकों को बड़ी सफाई से काटा और बींधा जाता था और इनके अंदरूनी भाग में जो ओप विद्यमान मिलती है, इससे इनकी जो मनका जो निर्माण में ये किस प्रकार से दक्ष थे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। साथ में ही लोथर और बालाकोट से हमें विकसित शीप उद्योग के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सूत की कताई या सूती वस्त्रों की बुनाई ये भी अत्यंत विकसित उद्योग धंधे थे इस सभ्यता में। हमें बहुत सारे सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि सूती कपड़ा उद्योग में जो एक बहुत बड़ा वर्ग लगा हुआ था इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती थी और रंगरेजों का भी समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था जो कि कपड़ों को रंगा करती थी। अब बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की। तो आंतरिक जो व्यापार था वो विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादों का तैयार जो माल होता था उसको वस्तु विनिमय के माध्यम से दूसरे नगरों में या व्यापारिक केंद्रों पर भेजा जाता था। उद्योग धंधों के लिए जो कच्चा माल है वो राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, सिंध, बलूचिस्तान जैसे जो आंतरिक क्षेत्र थे वहां से प्राप्त किया जाता था। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया के साथ था। यहाँ जो तांबे है वो राजस्थान की खेतड़ी की खानों से मंगवाया जाता था, जबकि सोना मैसूर से आता था। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। इसी प्रकार से जो कई जो बहुमूल्य जो पत्थर है वो भी बाहर से आते थे, जैसे कि नीलम है वो महाराष्ट्र से, संगमरमर राजस्थान से, श्वेतवर्णी स्फटिक और इंद्रगोप ये सौराष्ट्र से मंगाया जाता था। इसके अलावा हमें सिंधु सभ्यता के
मेसोपोटामिया के जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ, ये एक पट्टिका अभिलेख प्राप्त हुई है, उससे हमें मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के विषय में जानकारी मिलती है। और ये जो पट्टिका है, इसमें दिलमन, मगन और मेलुआ नाम के 3 स्थानों की चर्चा की गई है। और इस संदर्भ में जो अधिकांश जो इतिहासकार है वो मेलुआ को भारत मानते हैं। इसके अलावा पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भी विदेशी जो व्यापार था वह समृद्ध अवस्था में था। और कुछ मोहरें हमें बहरीन द्वीप से और फारस की जो खाड़ी है आदि से और कुछ मेसोपोटामिया के नगरों से भी प्राप्त हुई हैं। तो ये इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी या बहरीन के साथ बहुत ही अच्छे थे। विभिन्न स्थलों से बहुत बड़ी संख्या में एक निश्चित माप के तोल बांटों का प्राप्त होना, ये विकसित जो व्यापार प्रणाली है उसकी ओर संकेत करता है। और ये जो बांट हमको प्राप्त हुए हैं वो एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ते हुए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320 के क्रम में हमको प्राप्त हुए हैं। 16 के अनुपात में तोल मापने की परंपरा हमारे यहाँ पर आधुनिक काल तक चलती रही है। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो बहुत ही सुदृढ़ या समृद्ध अवस्था में था। और कृषि, पशुपालन हो, चाहे से उद्योग धंधे हो, चाहे व्यापार और वाणिज्य हो, ये बहुत ही उन्नत अवस्था में विद्यमान थे।